Hello student, I am Sweta Parmar from St. Thomas School, Surat, Standard 10th, Subject Hindi, Lesson number 8, सुधा मूर्ति। इस पाठ की लेखिका वे खुद है सुधा मूर्ति। जन्म 19 अगस्त 1950। उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। सुधा मूर्ति महिलाओं के लिए प्रेरणा मूर्ति है। इस पाठ में सुधा मूर्ति ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि स्त्रियों के लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने इंजीनियर के रूप में कार्य किया, बाद में संशोधन तकनीकी क्षेत्र में, चिकित्सक लेखन के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में आपका योगदान महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सुधा मूर्ति जो है उन्होंने महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और उन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी विशेष योगदान दिया है। तो इस पाठ में बताया गया है कि यदि स्त्रियों को मौके मिले तो वे हर क्षेत्र में कुशलता प्राप्त कर सकती है। तो इस पाठ में स्त्रियों के लिए कार्य क्षेत्रों की कोई सीमा नहीं है तथा वे हर कार्य में कुशलता प्राप्त कर सकती है, इस बात पर ज्यादा जोर दिया गया है। इस कृति का यह संदेश है कि जाति और लिंग के बीच कोई भेदभाव न रखा जाए। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्था के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को यानी कि टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। कंपनी को योगदान और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। चौंकाने वाली बात थी छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। तो यहाँ पे देखो कि अप्रैल 1907 की ये बात है। तो उस टाइम पे बेंगलोर में बहुत ही गर्मी थी और उसी समय तो भारतीय विज्ञान संस्था की विज्ञापन की कक्षा समाप्ति के बाद एक छात्रा हॉस्टल से वहां से गुजर रही थी। तभी उसकी दृष्टि प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को की ओर से वो नोटिस के ऊपर उनकी दृष्टि गई। जो वहां पे नोटिस दिया गया था, विज्ञापन यानी कि नोटिस रखा हुआ था, जिसमें योग्य परिश्रमी इंजीनियर की आवश्यकता पर महिलाओं को आवेदन पत्र न भेजने की सलाह दी गई थी। तो यहाँ उन्होंने एक जो लड़की थी वो लड़की ने ये सब पढ़ा। उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेद स्त्री पुरुष में इतनी असमानता बात उसे कुछ पची नहीं। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि उसे लगा कि ये जो उन्हें जो उसे तो आगे पढ़ना था, तो स्नातकोत्तर परीक्षा रिसर्च के लिए उसे डिग्री करनी थी और उसके लिए उसे छात्रवृत्ति यानी कि उसे स्कॉलरशिप भी मिल चुकी थी। परंतु उसने जब यह पढ़ा तो उसे कुछ जचा नहीं और उसे लगा कि ऐसी असमानता कि भाई स्त्री और पुरुष में कभी भी असमानता नहीं होनी चाहिए क्योंकि उन्हें तो साथ रह के सब कार्य करना है। और इसीलिए वो यह सोचती थी कि नहीं, कोई बात नहीं, मुझे पढ़ने के लिए तो बाहर ही जाना है, पर फिर भी इस विज्ञापन में मैं जरूर ही अप्लाई करूंगी। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती आई थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में
पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी, योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसके बस की बात नहीं थी। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। तो उसने सोचा कि वो हमेशा पढ़ाई में भी हमेशा पहले नंबर पे प्रथम आती थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में हमेशा वो पुरुषों के साथ सहपाठियों में अकेली लड़की थी, पर फिर भी वो करती थी और परिश्रमी थी। वो मेहनत करने से कभी भी पीछे नहीं हटती थी। तो उसने सोचा कि नहीं, मैं इसका विरोध जरूर करूंगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। तो फिर उन्होंने उसका विरोध करने के लिए उन्हें आवश्यक सूचना जो लिखनी थी उसने अपनी डायरी में नोट कर ली और तेजी से हॉस्टल की ओर वो चली गई। फिर उसने टेल्को कंपनी में जो सर्वोच्च अधिकारी थी उनके लिए सूचना जुटाने की कोशिश की। फिर उसको पता चला कि सर्वोच्च अधिकारी का जो नाम है उनका नाम है JRD टाटा। तो बोले मैं उनको जो ये शिकायत है उन्हें मैं कर सकती हूँ कि भाई आपने ऐसा क्यों रखा है कि पुरुष और स्त्री में ऐसा भेदभाव क्यों रखा है, इसके बारे में वो उसे वो जानकारी देगी। उसने एक पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्था की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्था में पढ़ रही हूँ। मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कैसे कर सकती है। तो यहाँ पे जब वो लड़की को पता चला तो उसने क्या किया कि उसने पोस्ट कार्ड, क्योंकि उस समय में कोई फोन या कुछ दूसरी सुविधा नहीं थी, इसीलिए उसने पोस्ट कार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए उसने लिखा कि आपने जो यह बड़ी बड़ी कंपनियां खोली है जिसमें है लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनें, यानी कि लोहा यानी कि लोखंड की बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां है, रासायनिक पदार्थ यानी कि अलग अलग केमिकल, कपड़ा, मशीन वगैरह का जो आपका उद्योग है और उसी एक संस्था में मैं काम भी कर रही हूँ। तो फिर आपने जब ये जो मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी में आपने स्त्री और पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव क्यों किया, तो मैं यह जानना चाहती हूँ। इस तरह से उन्होंने संबोधित करते हुए JRD टाटा को पत्र लिखा। दस ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के लिए आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पूना पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही उत्तर देती गई। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजने का क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधानशालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे जो एक बुजुर्ग यानी कि बड़े, तो मेधावी यानी कि प्रतिभाशाली लड़कियां, तो कि आपको पता है कि हमने क्यों लिखा था, क्योंकि फैक्ट्री में कोई भी मुख्य स्थल पर कोई महिला यहाँ पे नियुक्त नहीं है और आप तो इतनी तेजस्वी हो, मेधावी यानी प्रतिभाशाली तेजस्वी प्रतिभाशाली लड़की हो, तो फिर कोई शाला यानी कि स्कूल में कार्य करना चाहिए। लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी।
उसने दृढ़ता से कहा। तो उस लड़की ने क्या आंसर दिया कि हमें कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, नहीं तो आपकी जो टाटा कंपनी है उसमें कोई भी लड़की आपकी फैक्ट्री में काम नहीं कर पाएगी, तो इसलिए कभी ना कभी शुरुआत करेंगे, तो क्यों नहीं मुझसे ही हो। ऐसे करके उसने अपने दृढ़ता से उस बुजुर्ग जो सज्जन बैठे थे उन्होंने आंसर दिया। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। तो उनके जो उन्हें इंटरव्यू में बुलाया था उसने वो इंटरव्यू में पूरे आंसर जो है वो उन्होंने बराबर से दिए। तो यह सब जो चीज हो रही थी वो एक बूढ़े और बड़ी उम्र वाले जो सज्जन थे वो वृद्ध सज्जन उन्हें बड़ी अच्छे से देख रहे थे, और उसी समय पे फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए आंसर दिया कि चलो ठीक है कि यह शुरुआत हम तुमसे ही करते हैं, बधाई हो। इस तरह से उन्हें टेल्को ने यानी कि टाटा कंपनी ने उन्हें वहां पे जॉब देने के लिए हाँक कह दी। टेल्को यानी कि टाटा में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी, सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवा देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इंफोसिस कंपनी खोली। तो उन्होंने टेल्को कंपनी में ही एक जो इंजीनियर थे उनके साथ उन्होंने सुधा कुलकर्णी ने उनके साथ शादी की, जिनका नाम था श्री नारायण मूर्ति। फिर उन्होंने 8 साल तक टेल्को कंपनी में काम किया। फिर बाद में 1982 में वहां पे रिजाइन करके त्याग पत्र यानी कि रिजाइन करके उन्होंने खुद ही नारायण मूर्ति के साथ इंफोसिस कंपनी खोली। दोनों की मेहनत और लगन से इंफोसिस ने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की। सुधा मूर्ति 1996 में इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्य रूप दिया कि जब सुधा मूर्ति ने जब नारायण मूर्ति से शादी की, बाद में उन्होंने इंफोसिस नाम की कंपनी शुरू की और दोनों ने इतनी मेहनत की कि वो कंपनी बहुत ही ज्यादा दुनिया में फेमस होने लगी। और उसी के माध्यम से सुधा मूर्ति ने लोगों की मदद करना शुरू किया, यानी कि सामाजिक कार्य उन्होंने शुरू किया। तो पहले उन्होंने कर्नाटक राज्य में सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उन्हें मदद करने लगी। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। बिल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण उपलब्ध करवाए। उपकरण यानी कि साधन। तो जो अस्पतालों में जो ऑपरेशन वो सब के लिए जो साधन चाहिए थे वो उस अस्पतालों में जाकर वहां पे उन्होंने उनकी सगवड़ जो है उन्हें पूरी की। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुडुमलाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। तो जहाँ पे कैंसर अस्पताल थे वहां पे भी उन्होंने बहुत सारी मदद की। और उड़ीसा, कालाहांडी और आंध्र प्रदेश जैसे सूखा पीड़ित यानी कि वहां पे बारिश नहीं होती है, वहां पे भी उन्होंने लोगों को राहत कार्य करवाए। उनके अथक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांव में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए।
उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांव में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। तो उन्होंने अलग अलग जगहों पे जो उनसे जो बन सकती थी वो मदद उन्होंने की। तो जो कर्नाटक राज्य था उसमें तो उन्होंने करोड़ रुपया डालकर उन्होंने 3000 से अधिक पुस्तकालय खुलवाए और उन्होंने गरीब बच्चों को कि जिसको पढ़ने में तो वो लोग होशियार है पर उनके पास पैसे न होने के कारण वो असहाय है, तो उनको उन्होंने वह सहायता दी। और जो बच्चे बहुत अच्छे अंक लाते थे उन्हें छात्रवृत्ति यानी कि शिष्यवृत्ति भी दी। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को उनके कार्य के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए, जिसमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002, FM रेडियो द्वारा राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि। तो उन्हें ये सब जो पुरस्कार थे उनसे भी उन्हें नवाजा गया है। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्गदर्शन प्रशस्त किया। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाती। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। कि हमेशा हमें जीवन में कहीं ना कहीं तो कुछ कठिनाइयां आती है पर उन्हें पार करना वो हमें आवश्यक है। तो हमें कभी भी जीवन में पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे हम लड़की है या हम लड़के हो। कि ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही आगे बढ़ती है, लड़के भी बहुत आगे बढ़ते हैं। पर कहते ना कि भाई जीवन हमेशा प्रश्न पत्र, हर दिन एक शुरू होता है और हमारे सामने एक नई मुसीबत आती है पर उसे हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सुधा मूर्ति ने भी हमारे इस लेसन में हमें यही सिखाया है कि हमारा जो जीवन है हमें हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाता है। तो जो सुधा मूर्ति जो है उन्होंने हर जो कॉलेज स्कूल जो खोला उसमें उन्होंने देखा कि भाई लड़कों से भी ज्यादा लड़कियां ज्यादा विद्यालयों में पढ़ने वाली है। और उसमें भी हर जगह पे हम अभी देखते हैं तो सब जगह पे अभी तो आप देख रहे हो कि आर्मी में भी लड़कियां आ गई है, हमारी जो बॉर्डर है वहां पर भी लड़कियां काम करती है। तो कहते हैं कि भाई लड़कियां अभी अभी हर फील्ड में आ गई है। तो उन्होंने लास्ट में कहा है कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। तो सबके जीवन में यह कठिन कार्य आता ही है, पर कहते हैं कि भाई हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी गॉड ने अवश्य दिया है, तो हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। विद्यार्थी मित्र, यहाँ से है आपका होमवर्क, शब्दार्थ, मुहावरे और कहावत। स्वाध्याय में है प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। नेक्स्ट है प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। ये ग्रामर पार्ट है, उसमें है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, निम्नलिखित शब्दों के भाववाचक संज्ञाएं बनाइए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, निम्नलिखित कहावत का अर्थ समझाइए।